गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जागृति गोसाई। आपकी केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास चल रही थी। कंटिन्यू के अंदर हम उसी के अंदर आगे टॉपिक देखेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? कल हमने पढ़ा था बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी में हमने क्या पढ़ा था कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है और जो बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी होती है, वो दोनों एनर्जी मिलके क्या बनाती है? बॉन्ड एनर्जी बनाती है। ऐसा किसके अंदर था? सिर्फ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए था। लेकिन जब हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे तो उसके अंदर क्या था कि जो जितनी भी जो एवरेज एनर्जीज हम ले रहे थे सारी, वो सारी एनर्जीज मिला के कौन सी एनर्जी बन रही थी? बॉन्ड एनर्जी बन रही थी। तो कल टॉपिक हो गया था बॉन्ड एनर्जी तक। आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तो आज का टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक आज का, एप्लीकेशंस ऑफ बॉन्ड एनर्जी। मतलब कि बॉन्ड एनर्जी या फिर बंध ऊर्जा, इसके अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस क्या क्या है? कि मतलब जो ये बॉन्ड एनर्जी है ए और बी आइटम, इसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है या फिर ए और बी, इसके बीच में जो है बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड बनना या बॉन्ड टूटना, जो ये इसमें जो बॉन्ड एनर्जी यूज हो रही है, जो बॉन्ड एनर्जी लग रही है या जो बंध ऊर्जा लग रही है, तो इस बंध ऊर्जा का मतलब उसके अनुप्रयोग क्या क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो देखिए इसका पहला एप्लीकेशन है कि कोई भी अगर ऐसी रिएक्शन हो रही है, कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन हो रही है, अगर हम उसका मैकेनिज्म पता लगाना है, अगर हमें उसका क्या पता लगाना है? मैकेनिज्म पता लगाना है, तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? बॉन्ड एनर्जी की हेल्प से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म पता लगा सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है? बॉन्ड एनर्जी का नेक्स्ट एप्लीकेशन है कि अगर हम किसी जो उसके जो दो कोई केमिकल रिएक्शन है, उसके जो बॉन्डेड एटम्स होंगे, उन बॉन्डेड एटम्स का हम क्या पता लगा सकते हैं? उनकी रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सेकंड इसका एप्लीकेशन क्या है? रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? विद्युत ऋणात्मकता। मैं साथ साथ में आपको जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो हिंदी में बताती जाऊंगी, लेकिन पूरा इसको हिंदी में एक्सप्लेन करना, मतलब साइंस की या जो केमिस्ट्री की जो टर्म्स होती हैं उसको पूरी तरह से हिंदी में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो मैं आपको जो जो मेन वर्ड्स हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट कर दूंगी। ठीक है, तो रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम्स, मतलब किसी भी रिएक्शन के अंदर मान लीजिए कोई रिएक्शन है A+B, ये बन गया AB, तो इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इनको बताने के लिए, अब यहाँ पे इनमें बॉन्ड बन गया, जो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसको बताने के लिए भी हम किसका यूज कर सकते हैं? बॉन्ड एनर्जी का यूज कर सकते हैं। फिर इसकी जो थर्ड एप्लीकेशन है वो क्या है कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की हीट एनर्जी का भी पता लगा सकते हैं। जब हम बॉन्ड एनर्जी का पता लगा रहे हैं तो बॉन्ड एनर्जी से हम कौन सी और एनर्जी की पता लगा सकते हैं? हीट एनर्जी के बारे में, क्योंकि जब बॉन्ड एनर्जी हमारे पास आ जाएगी तो उस बॉन्ड एनर्जी से हम क्या पता लगा सकते हैं? उसकी हीट एनर्जी को। तो जो बॉन्ड एनर्जी है या बंध ऊर्जा है, उसके कौन कौन से एप्लीकेशंस हो गए या अनुप्रयोग हो गए? 3 एप्लीकेशन। पहला क्या है? मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म पता लगा सकते हैं। दूसरा, उसकी हम रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज पता लगा सकते हैं। और तीसरा, जब हमारे पास बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी तो उससे हम उस केमिकल रिएक्शन की हीट एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये बॉन्ड एनर्जी आपका टॉपिक हो जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बॉन्ड एंगल। कल हमने बॉन्ड लेंथ के बारे में पढ़ा और हमने बॉन्ड एनर्जी के बारे में पढ़ा। आज का नेक्स्ट टॉपिक है बॉन्ड एंगल या फिर बंध कोण। बॉन्ड एंगल या फिर बंध कोण। अच्छा,
बॉन्ड एंगल या बंद कोण क्या है, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल या बंद कोण दो एटम्स के बीच में, जब दो एटम्स के बीच में या किसी मॉलिक्यूल के अंदर जब सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो उसके जो एडजेसेंट पे जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसका बंद कोण बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल CH4 है, तो CH4 का आपको पता है जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो किसी मॉलिक्यूल के जो सारे एटम्स हैं उनके जो सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं उन सिग्मा बॉन्ड्स के बीच में जो एडजेसेंट पे जो ये एंगल बनेगा इस एंगल को क्या कहेंगे, हम बॉन्ड एंगल कहेंगे। और आपको पता है CH4 के अंदर ये कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। अब ये तो कि हमने बॉन्ड एंगल की बात। अब बॉन्ड एंगल के अंदर क्या है, एक जो बॉन्ड एंगल है वो नॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमारे पास होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनके हिसाब से क्या है वो कम ज्यादा होता है। ऐसा कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले तो CH4 मॉलिक्यूल है, तो CH4 मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड एंगल है ये कितना हो गया, 109 डिग्री 28 मिनट हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है NH3 मॉलिक्यूल, इसके पास क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है किसके पास, NH3 अमोनिया के पास। तो इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है, 160 डिग्री हो जाता है। इसके बाद आता है एग्जांपल लेते हैं H2O का, वाटर का, तो इसके पास क्या है, दो पेयर ऑफ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या फिर टू पेयर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिस कारण जो H2O है उसका जो बॉन्ड एंगल है वो 104 डिग्री और कुछ मिनट होता है। तो ऐसा किस कारण होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए अब यहाँ पे CH4 है, इसके अंदर इसके पास क्या है, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो इस कारण इसका तो जो बॉन्ड एंगल है वो इतना बनेगा। लेकिन अब मान लीजिए यहाँ पे कोई लोन पेयर आ गया, तो जब लोन पेयर आता है तो उनके अंदर क्या होता है कि जो लोन पेयर होते हैं वो क्या करते हैं, जो बॉन्ड एंगल बन रहे होते हैं उनमें क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं, उनमें वो क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं, जिस कारण क्या होता है कि जो बॉन्ड एंगल होता है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बॉन्ड्स क्या हो जाते हैं, पास पास आ जाते हैं और क्या हो जाता है, रिपल्शन। रिपल्शन को क्या बोलते हैं, प्रतिकर्षण भी बोलते हैं। तो देखिए जो है बॉन्ड एंगल डिपेंड्स ऑन, वो किस पे डिपेंड करता है, लोन पेयर लोन पेयर। तो जो प्रतिकर्षण या रिपल्शन होता है वो सबसे ज्यादा किस में होता है, लोन पेयर के अंदर, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर के अंदर, और सबसे कम किस में होता है, बॉन्ड पेयर के अंदर, ठीक है। तो अब ये देखिए अब CH4 है, इसके अंदर क्या है, सारे बॉन्ड पेयर्स हैं, तो इनमें जो रिपल्शन या प्रतिकर्षण होएगा वो सबसे कम होएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, NH3, तो NH3 के पास एक तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पेयर होता है या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस कारण इसका बॉन्ड एंगल थोड़ा सा इससे कम हो जाता है, कितना हो जाता है, 160 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन, ये वाला रिपल्शन या प्रतिकर्षण हो रहा है, ठीक है। और जो H2O है उसके पास अब क्या है, H2O के पास क्या है, दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पेयर है, इस कारण इसका जो बॉन्ड एंगल है, अब ये क्या करेंगे, जो इसके लोन पेयर है उनके बीच में ज्यादा प्रतिकर्षण होगा, जिस कारण जो इसके बॉन्ड है वो बॉन्ड एंगल जो है या फिर जो बंध जो है वो और क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, जिस कारण इसका जो बॉन्ड एंगल है वो और कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 104 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया टॉपिक। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ये जो भी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ये सब कुछ आपकी बुक में दिया हुआ है, बस आपको सिर्फ समझने की जरूरत है। जो टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन यहाँ पे कर रही हूँ ये सब कुछ आपकी बुक में दिया हुआ है। आपके पास हिंदी मीडियम और जो इंग्लिश मीडियम के आप स्टूडेंट्स हैं, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के पास तो P भालचंदानी या CBH की बुक होगी, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के
सीबीएच की बुक होगी इंग्लिश मीडियम की, तो उसमें दोनों में जो भी टॉपिक्स है ये सारे टॉपिक्स मेंशन है। सिर्फ आपको ये चीज रोज पढ़नी है तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है delocalized and localized chemical bond। अब इसमें ये क्या बता रहा है कि जो बॉन्ड बनते हैं वो दो तरह के बनते हैं, ठीक है। केमिकल बॉन्ड है वो दो तरह के बनते हैं, एक तो कौन से डीलोकलाइज्ड और एक लोकलाइज्ड। मतलब एक इनका तो क्या है प्रतिस्थापन होगा, इनका प्रतिस्थापन नहीं होगा। तो पहले हम लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड की बात करते हैं। लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड क्या होता है, तो देखिए लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड मतलब ये वाला इसको क्या बोलेंगे, स्थानीयकृत केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड या बॉन्ड जो भी आप इसको कह सकते हैं, मतलब कि लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड का मतलब है कि जैसे H और H। अब ये जो बॉन्ड बन रहा है इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं या फिर ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अब लोकलाइज्ड का मतलब ये कि इसका जो बंध का जो स्थान है या इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का जो स्थान है वो सिर्फ इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में ही रहेगा। तो ऐसे जो केमिकल बॉन्ड है उसको क्या बोलेंगे, लोकलाइज्ड या फिर स्थानीयकृत केमिकल बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड क्या होता है, तो इसी के अंदर डीलोकलाइज्ड मतलब कि अस्थानीकृत केमिकल बॉन्ड या फिर अस्थानीकृत केमिकल बॉन्ड, ये क्या होता है डीलोकलाइज्ड। अब डीलोकलाइज्ड या अस्थानीकृत नाम से थोड़ा सा पता लग रहा है हमें कि जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस केमिकल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे दो या दो से ज्यादा एटम्स के बीच में क्या करेंगे, मूव करेंगे। कैसे, फॉर एग्जांपल देखिए देखिए डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड कब कब होगा, तो जो पहली कंडीशन है कि कब कब होगा, जब दो या दो से ज्यादा एटम when two और more bonded atoms मतलब कि जो दो परमाणु जुड़े हुए होंगे वो किसमें हो, when two or more bonded atoms are in conjugation। अभी कंजुगेशन का मतलब क्या होता है कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1,3 ब्यूटाडाइन का एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। इसकी बाकी वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये क्या है, कंजुगेशन का मतलब क्या होता है, जब दो बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड कैसे हैं, कंजुगेशन में। कंजुगेशन का मतलब एक छोड़ के एक, ऐसे आगे भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे एक कार्बन पे यहाँ फिर डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर एक सिंगल, फिर एक डबल, तो ऐसे करके अल्टरनेट जो पोजीशंस पे डबल बॉन्ड होते हैं उनको बोलते हैं डबल बॉन्ड्स इन कंजुगेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल 1,3-ब्यूटाडाइन का लिया है, तो इसके अंदर देखो क्या होगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH। अब आपको पता है कि जो पाई बॉन्ड बनता है या फिर जो इसके इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं या क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं। तो जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो इस पे आ जाएंगे, ठीक है, और जो इधर वाला पाई बॉन्ड है वो इधर आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये देखिए क्या बन जाएगा CH2 प्लस
ये देखिए क्या हुआ इसके अंदर, ये वाला डबल बॉन्ड तो इधर चला गया और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया। जब ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ गया तो इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये वाला डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो इसमें माइनस चार्ज आ गया। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स या फिर केमिकल बॉन्ड का यहाँ पे क्या है, ये वाला बॉन्ड टूट के इधर ही बॉन्ड बन रहा है, इधर वाला बॉन्ड टूट के इधर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है, मतलब कि उसका अस्थानीकरण हो रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये होगी कि डीलोकलाइज केमिकल बॉन्ड कब बनेगा, जब दो या दो से ज्यादा जो बॉन्डेड एटम्स होंगे वो कंजुगेशन से होंगे। कंजुगेशन मतलब कि एक छोड़ के एक पे क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। इसकी अगली कंडीशन क्या है देखिए, सेकंड कंडीशन है when two or more bonded atoms are in conjugation, अब इसमें भी कंजुगेशन ही आएगा लेकिन are in conjugation with p ऑर्बिटल, मतलब कि ये क्या होंगे, p कक्षक के साथ क्या होंगे, कंजुगेशन में होंगे। कैसे होंगे, इसका एग्जांपल देखो, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और इस पे माइनस। ठीक है, अब ये क्या है देखो, अब ये CH2 माइनस है, इसका मतलब ये है कि इसके दो बॉन्ड तो बने हुए हैं और इसका जो एक बॉन्ड है वो खाली है, मतलब कि ये कि इसके अंदर जो एक इसका p कक्षक है वो क्या है, खाली पड़ा है। ठीक है, जब एक p कक्षक खाली पड़ा है तो वही बात होगी, ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड के साथ p ऑर्बिटल, इसमें एक छोड़ के एक कार्बन पे, इस पे डबल बॉन्ड है तो ये छोड़ के इस पे क्या है, यहाँ पे कंजुगेशन है इसके अंदर। कैसे हुई कंजुगेशन, डबल बॉन्ड और किसके बीच में, खाली p ऑर्बिटल कक्षक के बीच में। तो इससे देखो क्या बनेगा, जब CH2 डबल बॉन्ड CH से करेंगे तो जो ये वाला डबल बॉन्ड है ये तो इससे इधर आ जाएगा और जो ये वाला है ये बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, ये बन जाएगा इसमें CH2 डबल बॉन्ड आ गया तो CH2 बन जाएगा, CH2 प्लस, ये वैलेंसी पूरी हो रही है तो ये ऐसे बन जाएगा। अच्छा, अब जब कार्बन के ऊपर माइनस का चार्ज होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, कार्बोनियम आयन बोलते हैं। तो ये क्या बन रहा है, कार्बोनियम आयन या फिर कार्बन आयन बनता है। ठीक है, अब इसके अंदर आगे इसका और एग्जांपल भी देंगे, जैसे कि हम ले लें अलाइलिक कार्बन कटायन ले लें तो वो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए प्लस है, अब ये हमने क्या ले लिया, यहाँ पे ये हमने क्या ले लिया, अलाइलिक कार्बोकटायन ले लिया, इसको क्या बोलेंगे, अलाइलिक कार्बोकटायन। कैसे बोलेंगे, अलाइलिक ग्रुप क्या होता है, जब डबल बॉन्ड होता है और उसके अंदर यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये कार्बोकटायन है, कटायन मतलब कि पॉजिटिव चार्ज, तो ये अलाइलिक कार्बोकटायन है। तो अब इसमें क्या होगा, तो इस कंडीशन के अंदर वही बात, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। तो ये कैसे बन जाएगा, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2, ये ऐसे बन जाएगा। या फिर क्या हो जाएगा इसके अंदर, इधर से डबल बॉन्ड बना, इधर माइनस इधर प्लस आएगा चार्ज। ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड इधर से ये टूट रहा है। ठीक है, तो इधर से ये क्या आ जाएगा, CH2 प्लस, इधर वाला बॉन्ड बन जाएगा और इधर वाला टूट के इधर जाएगा। अब ऐसे ही एक तो हमने किसकी बात करी, कार्बन
तो कार्बन फ्री रेडिकल देखिए वही CH2 डबल बॉन्ड CH और उसके बाद CH2, तो ये वाला फ्री रेडिकल है। तो इसके बाद इसमें क्या होगा, वही ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल आ जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। मतलब बेसिकली हमने देखना क्या है कि हो क्या रहा है कंजुगेशन, या फिर कंजुगेशन के अंदर हो क्या रहा है कि जो ये वाले इलेक्ट्रॉन थे वो इधर आ गए और जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है इससे क्या हो गया, बॉन्ड बन गया। मतलब बार बार क्या हो रहा है, अस्थानीकरण हो रहा है किनका, इलेक्ट्रॉन्स का या फिर बॉन्ड्स का। मतलब कि ये वाला बॉन्ड उठ के इधर से ये फ्री रेडिकल बन रहा है और इधर से क्या बन रहा है, केमिकल बॉन्ड बन रहा है। पहले ये कंडीशन थी, फिर ये कंडीशन आ गई। दो कंडीशंस होगी। पहली कंडीशन हमने पढ़ी क्या होंगे, जब दो डबल बॉन्ड्स कंजुगेशन के अंदर होंगे तब डीलोकलाइजेशन होगा। और दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी कि कार्बोकटायन, कार्बोनायन और फ्री रेडिकल्स के अंदर भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जब किसमें होंगे, कंजुगेशन के अंदर होंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स कंजुगेशन के अंदर होंगे तो उनमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का अस्थानीकरण या फिर डीलोकलाइजेशन होगा। और इसी कारण क्या होता है, ये जो डीलोकलाइजेशन होता है इसी के कारण क्या होती है कि जो भी कोई केमिकल बॉन्ड है या फिर जो मॉलिक्यूल है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है और रिएक्टिविटी कम हो जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में भी आपने थोड़ा बहुत 11th-12th के अंदर पढ़ा है, उसी को हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। इसको बोलते हैं प्रेरक प्रभाव, या फिर इसका एक नाम और है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फील्ड इफेक्ट, और हिंदी में भी क्या बोलते हैं, प्रेरित प्रभाव या फिर क्षेत्रीय प्रभाव। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखना है कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। अब देखिए, मतलब ये क्या है, एक तरह का एक इलेक्ट्रॉन्स का ये क्या है, प्रतिस्थापन, मतलब कि पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ अ सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम। इसका मतलब क्या है कि आंशिक रूप से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसके, सिग्मा बॉन्ड के, वो क्या करते हैं, दूसरी तरफ खींचे चले आते हैं या दूसरी तरफ क्या हो जाता है, उनका प्रतिस्थापन या डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। उसको ही क्या बोला जाता है, उस प्रभाव को क्या बोला जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट। ऐसा किस लिए होता है, जो ऐसा पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसी भी क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, किसके, ऐसे कार्बन एटम्स का जो सिंगल बॉन्ड है, मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, किसी ऐसे ग्रुप के जुड़ने के कारण जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है या फिर विद्युत ऋणात्मकता क्या है उसकी ज्यादा है। उसका एग्जांपल से मैं बताती हूँ। जैसे कि देखिए ये कार्बन कार्बन कार्बन, अब यहाँ पे मान लीजिए कोई एक्स ग्रुप ऐसा जुड़ा है जिसकी यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, अपनी ओर जो एक्स है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। मतलब ये अपनी ओर जोर लगाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरफ खींचे चले आए। तो इस तरह से क्या होगा, आंशिक रूप से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे प्रतिस्थापन होगा या फिर इलेक्ट्रॉन्स का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होगा, किसका, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में ही होगा। ऐसा जो इफेक्ट है वो हमें सिंगल बॉन्ड में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड के अंदर हम कोई जो है
मतलब कि ये कि जैसे जब बहुत सारे कार्बन अगर एटम आ जाते हैं यहाँ पे और उसके बाद अगर जाके ग्रुप जुड़ता है तो जो इसका जो ये प्रभाव है वो कम हो जाएगा। जैसे जैसे जो ये चेन बड़ी होगी तो उसका प्रभाव क्या होता जाएगा, कम हो जाएगा। और ये इफेक्ट है, ये परमानेंट तरह का इफेक्ट है। इसके बाद क्या है, जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो दो तरह का होता है, एक तो प्लस आई इफेक्ट और एक माइनस आई इफेक्ट। इट इज ऑफ टू टाइप्स, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, सबसे पहले माइनस आई इफेक्ट की बात करते हैं। अब इलेक्ट्रिक इफेक्ट बता दिया कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट है जिसका कार्बन बॉन्डेड सिंगल जो कार्बन बॉन्डेड एटम्स हैं उनका सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का, मतलब कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वो खींचे चले आ रहे हैं किसी ऐसे ग्रुप के लगे होने के कारण जिसकी जो विद्युत ऋणात्मकता या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, ज्यादा है। तो माइनस आई इफेक्ट क्या है, माइनस आई इफेक्ट ऐसा है कि अगर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्लोरीन जोड़ दिया, तो अब क्लोरीन जो है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस कारण जो इसके जो कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, इसकी जो क्लोरीन है वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। तो इसी प्रभाव को क्या बोलेंगे, माइनस आई इफेक्ट। मतलब कि अगर कोई ऐसा जो सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, ऐसा कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, तो उस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, माइनस आई इफेक्ट बोलेंगे। तो इसके एग्जांपल्स देखिए, ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं जो क्या करते हैं, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो इसके एग्जांपल हैं NO2, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, OH, OCH3 और हाइड्रोजन। मतलब कि अगर ऐसा कोई भी ऐसा ग्रुप जुड़ा है, जैसे कि NO2 जुड़ा है, फ्लोरीन जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है, ब्रोमीन जुड़ा है, OH ग्रुप जुड़ा है, OCH3 ग्रुप जुड़ा है या हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है, अगर ऐसा कोई भी ग्रुप जुड़ा है तो वो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको क्या करेगा, या जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये तो हुई माइनस आई इफेक्ट की बात। अब नेक्स्ट है प्लस आई इफेक्ट क्या है, तो देखिए प्लस आई इफेक्ट, अब प्लस आई इफेक्ट का मतलब ये कि ऐसा ग्रुप जुड़ा होगा जिसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से क्या होगी, कम होगी। तो जो कार्बन है वो क्या करेंगे, इस सब्स्टिट्यूट ग्रुप से जुड़े हुए इससे क्या करेंगे, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को वापस खींचेंगे। मतलब ये कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अब इस तरफ प्रतिकर्षित होंगे या फिर इस तरफ आकर्षित होंगे, प्रतिकर्षित नहीं सॉरी आकर्षित होंगे। मतलब क्या होंगे, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं अब वो क्या करेंगे, इस तरफ मतलब कि कार्बन की तरफ वो खींचे चले आएंगे। अभी तक तो क्या हो रहा था कि ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ था जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, ज्यादा थी, जिस कारण क्या था वो कार्बन से दूर होके अपनी ओर खींच रहा था। लेकिन अब कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ जिस कारण क्या है कि जो कार्बन है वो क्या करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को। तो अब इसका एग्जांपल देखो, प्लस आई इफेक्ट हम कौन दिखाते हैं, तो ये सबसे पहले तो यही कार्बन एटम दिखाएंगे और उसके बाद और ऐसे कौन से हैं जो दिखाते हैं प्लस आई प्रभाव। कार्बन मतलब कार्बन हो गया, एक तो CH3 ग्रुप हो गया, CH2R। अच्छा, प्लस आई इफेक्ट की एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपको बताती हूँ, CHR2 एटसेट्रा। अब देखिए आपने पढ़ा है कि जो कार्बन या फिर जो कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, वही मतलब कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो जैसे जैसे जो अल्काइल ग्रुप है या फिर जो कार्बन का जो ग्रुप होगा वो बढ़ता
अल्काइल ग्रुप बोलते हैं इनको, कार्बन जो जुड़े होते हैं कार्बन से। जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बड़ा होएगा, जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप जैसे प्राइमरी से सेकेंडरी में जाएगा या फिर से टर्शियरी में जाएगा, तो वैसे वैसे जो प्लस आई का जो प्रभाव है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लिख सकते हैं CH3 CH3 CH3, ये क्या हो गया 3 डिग्री, इससे कम CH3 CH3 H CH3 H 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, मतलब कि इसके अंदर प्लस आई प्रभाव सबसे ज्यादा, इसमें उससे कम और इससे सबसे कम। अब ये तो की प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट की बात। अब इसके प्रभावी कारक फैक्टर्स इफेक्टिंग या फिर इन्हीं के हम इसको क्या कह सकते हैं कि एप्लीकेशन या अनुप्रयोग भी बोल सकते हैं, दोनों ही बात है कि प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट के प्रभावी कारक क्या क्या होंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब कि ये जो प्रेरणिक प्रभाव है इसके प्रभावी कारक क्या क्या होंगे। ठीक है, तो इसका पहला कारक क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ को ये कैसे इफेक्ट करेगा। तो इसमें देखिए, अगर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसके अंदर जो क्या है माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, कोई भी ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, तो उसके अंदर क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन अपने और ज्यादा खींचेगा, तो इस कारण जो उसकी एसिडिटी है वो बढ़ जाएगी। एग्जांपल से देखो, इसको एग्जांपल से समझो, मतलब एक तो है CH3COOH और एक है CnCH2COOH। अब इसके अंदर क्या है, ये तो सिंपल एसिटिक एसिड है और ये क्या है क्लोरो एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड और ये क्लोरो एसिटिक एसिड। अब इसमें क्या है, क्लोरीन जुड़े होने के कारण इसकी जो एसिडिटी होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ये क्या है प्लस आई इफेक्ट है, अनुप्रयोग कह सकते हैं या फिर इसको प्रभावित करने वाला कारक। अगर कोई ऐसा ग्रुप आके जुड़ जाता है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है या ऐसा कोई ग्रुप जुड़ा, तो वो क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा खींचेगा, इस कारण इसकी जो एसिडिटी होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और अच्छा प्लस आई इफेक्ट क्या है, अगर ऐसा कोई ग्रुप जुड़ा है प्लस आई इफेक्ट वाला, अगर कोई प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा है तो वो क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, वो कम कर देगा। क्यों कम कर देगा, जैसे मान लीजिए एक तो है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड मतलब कि HCOOH, और एक है एसिटिक एसिड CH3COOH। तो अब इसमें क्या है, CH3 ग्रुप जुड़ गया। CH3 ग्रुप मैंने आपको बताया था कि प्लस आई प्रभाव दिखाता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो इसका जो एसिड इसका क्या है, यहाँ पे जो एसिडिटी है वो कम हो जाएगी और फॉर्मिक एसिड की एसिडिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इसका बेस स्ट्रेंथ। सेकंड है बेस या फिर बेसिक स्ट्रेंथ। अब इसमें भी हम दोनों बात करेंगे कि अगर माइनस आई इफेक्ट वाला कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, और प्लस आई इफेक्ट वाला अगर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो क्या होगा। तो इसका एग्जांपल देखें हम, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं माइनस आई इफेक्ट, मतलब कि अगर एक तो Cl NH3 है और
एक NH3 है, ठीक है। तो इन दोनों में से अब किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, तो इसकी NH3 की बेसिसिटी ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, अब इसके अंदर तो क्या है Cl है, तो Cl क्या करेगा अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लेकिन NH3 के पास क्या है अयुग्मित पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तो इस कारण इसकी जो बेसिसिटी है वो क्या होगी ज्यादा होगी, ठीक है। अब आपको ये तो पता ही है कि एसिडिटी और जो बेसिसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो ये तो माइनस आई इफेक्ट की बात हुई। फिर है प्लस आई इफेक्ट। अब एक तो ले लेते हैं NH3 और एक ले लेते हैं CH2 CH3 NH2। तो अब इसमें क्या आ गया प्लस आई इफेक्ट दिखाने वाला जो क्या है ग्रुप आ गया। तो जो ये वाला जो ग्रुप है ये क्या करेगा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, किससे अमोनिया से। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको क्या करेंगे कंट्रीब्यूट करेंगे, तो इसका ये जो क्या है ज्यादा बेसिसिटी या ज्यादा बेस स्ट्रेंथ को शो करेगा। अब इसका नेक्स्ट फैक्टर क्या है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन तो मैं आपको पहले भी बताया ही था, मतलब कि CH3 थ्राइस C प्लस CH3 और CH3 CH2 प्लस, ठीक है। तो अब स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो गया, वही बात प्लस आई इफेक्ट है, मतलब कि जो CH3 है तो वो क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेंगे, तो जो ये वाला कार्बोनियम आयन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि जो इन सबकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किसके ऊपर इकट्ठी हो जाएगी इस कार्बन के ऊपर, मतलब तीनों तरफ से खींचेंगे इसको। और इसके बाद क्या है CH3 ट्वाइस मतलब कि 2 डिग्री, ये क्या है 3 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। तो ये अब इसमें क्या होगा, इसमें दो तरफ से लगेंगे जो कार्बन है वो क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर खींचेंगे, तो जिस कारण क्या होगा इसकी स्टेबिलिटी उससे कम और इसकी सबसे कम। क्यों, क्योंकि इसके पास एक ही CH3 ग्रुप